नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर, और वो भी डंके की चोट पर हम आपको दिखाते हैं तथ्यों और आंकड़ों के जरिए हर खबर का विस्तार से एक एक छोटा बड़ा बिंदु। साथ ही हमारे संवाददाताओं की टीम हमारे साथ मौजूद रहती है जिनसे हम लेते हैं हर एक एक अपडेट, यानी न्यूज पंच में रहती है हर खबर पर पैनी नजर। चलिए न्यूज पंच के जरिए आज दिन 3 महत्वपूर्ण खबरों का रुख करने वाले उन टॉप लाइंस को सबसे पहले देख लेते हैं। पहली खबर रहेगी भारत ऑस्ट्रेलिया में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी से जुड़ी हुई, जहां बिग बैश का जो आगाज है वो हो चुका है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच। क्या है और मेलबर्न में कैसे खेल कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक देखने को मिला है, क्योंकि बिग बैश पहली बार भारत में आयोजित की जाएगी। क्या होगा इसका उद्देश्य और कैसे भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच स्पोर्ट्स कूटनीति मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अगली खबर जो रहेगी वो रहेगी मराठी नेम बोर्ड नहीं तो कार्रवाई तय है। मुंबई में नियम हो चुके हैं सख्त। क्या होगा जुर्माना, बताएंगे आपको न्यूज पंच में। इसके साथ खबर रहेगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से भी, जहां नजर डालेंगे ईरान इजराइल के बीच जो युद्ध विराम कहा जा रहा था, क्या उस पर लग चुका है विराम, क्या कहीं कि उसका हो चुका है दी एंड, क्योंकि अमेरिका ईरान फिर आमने सामने नजर आ रहा है। ईरान के बुशार में धमाके सुनाई दिए हैं, तो ऐसे में कहा जा रहा है ये सीज फायर और कैसे अब आगे की रणनीति बनती हुई नजर आएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर के साथ। ऑस्ट्रेलिया दौरे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेलबोर्न यात्रा सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहे, बल्कि खेल जगत के लिए भी कई ऐतिहासिक मायनों का गवाह बनी है। सबसे बड़ी घोषणा रही है ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित बिग बैश लीग यानी कि BBL, जिसका 16वां सीजन पहली बार भारत से शुरू होगा। ये पहली बार होगा जब किसी विदेशी T20 लीग का आधिकारिक सीजन भारत की धरती से शुरू होगा। और यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने भारत की 2036 ओलंपिक मेजबानी की दावेदारी को भी अपना समर्थन दोहराया है और खेल सहयोग को अगले दशक की प्राथमिकता बताया है। मेलबर्न से निकला ये संदेश साफ है कि अब भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता सिर्फ क्रिकेट खेलने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेलों का भविष्य मिलकर गढ़ने तक ये पहुंच चुका है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि ये बिग बैश लीग आखिरकार है क्या और कैसे इसका आगाज भारत में होगा। चलिए ग्राफिक्स का रुख करें और आपको बताते हैं कि कैसे भारत की पिच पर ऑस्ट्रेलियाई लीग खेली जाएगी। जी हाँ, ये सच्चाई है, क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी देखने को मिली है और ऑस्ट्रेलिया की जो बिग बैश लीग है वो हमारी बिल्कुल IPL की तरह है, जिसका जो 16वां सीजन का जो पहला मैच है वो भारत की धरती पर खेले जाने हैं। यानी कि खेल सहयोग को एक नए आयाम यहां से मिलते हुए नजर आ रहे हैं दोनों देशों के बीच में। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से ये बड़ी घोषणा की है, ये बड़ा ऐलान किया है, जहां बिग बैश लीग जो कि ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग है, बिल्कुल हमारे IPL की तर्ज पर ये लीग खेली जाती है और ये लीग अब भारत में खेली जाएगी। दिसंबर में पहला मैच होना है। पहले मैच में पर्थ स्कॉचर्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच होने वाला है मैच। और अगर स्थानीय समय अनुसार की बात की जाए तो 2:40 से मुकाबला 12 दिसंबर को चेन्नई के स्टेडियम में खेला जाएगा। तो आइए अब ये बताते हैं आपको कि आखिरकार बिग बैश लीग है क्या। बिग बैश लीग के बारे में आपको बताया तो सबसे बड़ी T20 क्रिकेट लीग है ये और दुनिया की तीसरी बड़ी क्रिकेट लीग इसको कहा जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें इस बिग बैश लीग के बारे में 2011 में हुई थी इसकी शुरुआत। और अगर कितनी टीमें इसमें भाग लेती है तो मैं आपको बताऊं कि 8 टीमें इसमें भाग लेती है और IPL के बाद सबसे लोकप्रिय T20 लीग है ये और दुनिया के बड़े क्रिकेटर्स इसमें हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ विदेशी धरती की जो एक लीग है वो भारत में आके खेलेगी, यानी कूटनीति का एक नया आयाम यहाँ से मिलता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ क्रिकेट के जरिए भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को जानना चाहता था, क्रिकेट से अपार भी हम देख रहे हैं कि रिश्तों में नई ऊंचाइयां लेता हुआ ये पूरा रिश्ता नजर आ रहा है। तो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का दम कैसे दिखने वाला है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की बात करें तो स्पोर्ट्स बनने वाला है साझेदारी का पुल, यानी कि खेल कैसे सेतु के तौर पर काम करेगा दोनों के रिश्तों के बीच में, इस पर नजर होगी, क्योंकि क्षमता निर्माण पर जोर होगा। यहाँ बात सिर्फ खेलों की नहीं हो रही, यहाँ बात खेलों से ज्यादा की भी हो रही है, क्योंकि खेल में तकनीक भी लगती है, खेल में सहयोग भी लगता है, खेल में साइंस भी लगती है। ऐसे में इन सभी आयामों पर दोनों देश मिलकर काम करना चाहते हैं। साथ ही विमेन रिलेटेड जो खेल है उसको भी बढ़ावा देने की यहाँ कोशिश की जा रही है। और जो कुछ पारंपरिक खेल है भारत के, जिस तरीके से हॉकी है, कबड्डी है, उसको भी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में
खेले जाने को लेकर भी बातें यहाँ आगे बढ़ती हुई नए की जा रही है। बड़े आयोजनों की तैयारी हो रही है। आपको पता है कि साल 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत करने वाला है। इसको लेकर भी ऑस्ट्रेलिया ने उत्साह जताया है। साथ ही 2032 में ओलंपिक में ब्रिस्बेन में होने वाला है आयोजन, उसको लेकर भी भारत ने अपनी उत्साह जताया और जताया कि दोनों रिश्ते कैसे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी जब मेलबर्न स्टेडियम पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी इस खेल सहयोग को लेकर, आइए आपको दिखाते हैं। 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है और जैसा मेरे मित्र ने बताया, हम 2036 में ओलंपिक्स भारत में आयोजित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होस्ट करेगा। इन ग्लोबल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए मेगा स्केल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। यानी आने वाले वर्षों में हमें एक दूसरे से सीखने के, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। किसी भी स्पोर्टिंग लीग के लिए भारत में इवेंट करना यानी बड़ी रीच और व्यूअरशिप की गारंटी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से साफ तौर पर सुना कि खेल सहयोग में दोनों देश किस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा इन बीते 2 दिनों में कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई क्षेत्रों में अहम समझौते तो हुए, लेकिन जो आज तीसरा दिन रहा वो खेल के नाम पर रहा, क्योंकि खेल डिप्लोमेसी यहाँ से निकलती हुई नजर आई। क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो हम संबंध देखते हैं क्रिकेट को लेकर कहीं ना कहीं एक कनेक्ट नजर आता है, लेकिन क्रिकेट से अपार भी अब कनेक्शन यहाँ नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिग बैश लीग की यहाँ घोषणा हो चुकी है। साथ ही साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप को लेकर भी लॉन्च किया जा चुका है। यानी कि अब जो क्रिकेट से इतर हम दूसरे खेलों के प्रति भी सहयोग को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अरुण शर्मा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से इस समय हमारे साथ मौजूद है। अरुण, बिग बैश लीग की जो घोषणा यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, मैं आपसे यहां ये पूछना चाहूंगी कि बिग बैश लीग से ऑस्ट्रेलिया को क्या फायदा होने वाला है, और जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आके खेलेगी तो भारत को इससे क्या फायदा होगा? देखिए, जब तक फायदे की बात की जाए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप बहुत ही कॉम्प्लीमेंटैरिटी के साथ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा कि भारत ने हाल ही में जो कबड्डी गेम है उसको इंट्रोड्यूस किया और जिसको काफी ज्यादा सराहा गया यहाँ पे, और काफी लोग उसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं। बिकॉज हम जानते हैं कि अच्छा खासा इंडियन डायस्पोरा का साइज है, लगभग 10 लाख के आसपास, तो वो कबड्डी को अडॉप्ट कर रहा है। बिग बैश लीग की जब बात करते हैं तो पॉपुलैरिटी और उसको बड़े मार्केट की तलाश है। अभी तक वो ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिक रहा है और बहुत ज्यादा बड़ा उसको पॉपुलैरिटी बिग बैश लीग को भी नहीं मिल पाई है। जैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी साफ तौर पर कहा कि बीबीएल जैसी लीग्स अगर भारत के अंदर आयोजित की जाती हैं तो एक बहुत बड़ा मार्केट मिलता है जहां तक बीबीएल की बात की जाए। और दूसरी तरफ आईपीएल का हमने फॉर्मेट्स में देखा कि आईपीएल कितना लोकप्रिय है दुनिया भर के अंदर, तो वही ऑस्ट्रेलिया का फोकस है, उसको जो फायदा होता है दिखाई देगा, यही देगा कि बीबीएल जैसी लीग्स जो है, ये फॉर्मेट है, उसको काफी ज्यादा एक तरह से बड़ा मार्केट मिलेगा, एक तरह से ऑडियंस मिलेगी। फिर दूसरी बात भारत की तरफ बात की जाए तो हम जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की गोल बिल्कुल सेम है। हम जानते हैं कि 2030 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स भारत आयोजित कर रहा है, 32 के अंदर जो ओलंपिक्स है वो ऑस्ट्रेलिया उसकी मेजबानी कर रहा है, और 36 के अंदर भारत कोशिश कर रहा है कि वो ओलंपिक की मेजबानी ले सके, जिसको ऑस्ट्रेलिया भी एंडोर्स करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए जॉइंट एक तरह से रोड मैप भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक तरह से अनवील किया है, जिसमें कि कोलैबोरेशन किया जाएगा स्पोर्ट्स को लेकर के, क्योंकि स्पोर्ट्स एक बड़ा मार्केट है, केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं रखा गया है। जब तक भारत ऑस्ट्रेलिया की अगर साझेदारी की बात की तो बियॉन्ड क्रिकेट बात हो रही है, और स्पोर्ट्स के अंदर कबड्डी हो गया, बिग बैश लीग की हमने बात की, और साथ ही साथ अब देखिए कबड्डी जैसे गेम्स है उसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रमोट करने की बात है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ी का फोकस इस बात पर है कि स्पोर्ट्स और होलिस्टिक अप्रोच के साथ में कैसे स्पोर्ट्स को मिलकर के उस दिशा में कोलैबोरेट किया जा सके दोनों देशों के साथ में, और फोकस इस बात पर भी है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, बेस्ट नो हाउस है, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सके अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज के अंदर, तो उस बात पर फोकस रहेगा। तो इसी लिहाज से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया
एक कॉम्प्लीमेंटैरिटी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा मार्केट मिलेगा अपने कुछ बिल्कुल फॉर्मेट्स के लिए। अरुण, इसके साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप को लॉन्च करना, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि क्रिकेट के इतर अब और भी बात हो रही है, बियॉन्ड क्रिकेट भी बात हो रही है, यहाँ बात स्पोर्ट्स साइंस से जुड़ी भी हुई है, यहाँ बात स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और भारत उस संभावनाओं को तराशना चाहता है, उससे फायदा उठाना चाहता है और अपने खेल को और बेहतर बनाना चाहता है। बिल्कुल, जब प्लेयर्स आपस में बैठते हैं, बातचीत होती है, खेलते हैं, ट्रेनिंग होती है, तो कई सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस का आदान प्रदान होता है। वही इंडिया ने कई सारे स्पोर्ट्स इनिशिएटिव लिए, जैसे कि खेलो इंडिया, वही टॉप्स जैसी स्कीम भारत के अंदर चलती है, जो कि प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करके एक नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आप मोटा मोटी पाएंगे कि इसी तरह के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बेस्ट टैलेंट को लेकर के आया जाता है और उनको एक तरह से नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया जाता है। ट्रेनिंग का मॉड्यूल कैसे एक होलिस्टिक लेवल पर आगे बढ़ सके, एक इंक्लूसिव अप्रोच हो, कि जब टैलेंट को लेकर के आया जा सके, उस बात पर फोकस। भारत देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे देखिए कैसे स्टेडियम्स को बनाया जा रहा है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। तो उस लिहाज से हम पाएंगे कि स्पोर्ट्स के लिए इसलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया एक साथ कार्य, बिकॉज कॉमन गोल एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट को अगर आयोजित करना है तो उस लिहाज से तो युवाओं को यहाँ फायदा होने वाला है, यहाँ महिला खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं बड़ा फायदा होने वाला है और एक पूरा खेल जगत को कहीं ना कहीं यहाँ से एक बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा, जब खेल सहयोग को भारत ऑस्ट्रेलिया बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अरुण, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर मुंबई से जुड़ी हुई है। मुंबई में अब कारोबार सिर्फ दुकान चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि भाषा के नियमों का पालन करने का भी होगा। महाराष्ट्र सरकार ने मराठी साइन बोर्ड को लेकर सख्ती बढ़ा दी है और 10 लाख से ज्यादा दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच शुरू कर दी गई है। नए नियमों के तहत हर प्रतिष्ठान पर मराठी देवनागरी यानी कि जो उसकी लिपि है में नाम लिखना अनिवार्य होगा। मराठी फॉन्ट किसी दूसरी भाषा से छोटा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले और प्रमुखता से मराठी में नाम लिखा जाएगा और फॉन्ट साफ और स्पष्ट दिखना बड़ा जरूरी है। छोटे दुकानदारों से लेकर कॉर्पोरेट ऑफिस, होटल, रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटल तक सभी पर ये नियम लागू होंगे। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। तो मराठी नाम पट नहीं होगा तो कार्रवाई तय है। ये बीएमसी का बड़ा बोर्ड अभियान है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किन किन जगहों पर ये लागू होने वाला है। 10 लाख से ज्यादा दुकानों और प्रतिष्ठानों की जांच, 2,67,000 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, 1,93,747 प्रतिष्ठानों पर मिले हैं मराठी नामपट, लेकिन 6,320 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के समय तैयारी भी की जा रही है। आपको बता दें कि 3,861 प्रतिष्ठानों से 1.95 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना और 1,003 प्रतिष्ठानों ने भरी है 1.02 करोड़ कंपाउंडिंग फीस। इसके साथ आपको बता दें कि 1,456 मामले अभी अदालत में लंबित हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये गाइडलाइंस क्या है, आइए आपको गाइडलाइंस में बता देते हैं कि इस गाइडलाइंस में आखिरकार क्या क्या फॉलो करना होगा। तो मराठी देवनागरी में नाम लिखना अब अनिवार्य कर दिया गया है। मराठी फॉन्ट अन्य भाषाओं से नहीं होगा छोटा। वहीं साइन बोर्ड पर मराठी को मिलेगी प्राथमिकता। इसके साथ प्रतिष्ठान का नाम सबसे पहले मराठी में लिखा जाए, ये गाइडलाइंस में कहा गया है। मराठी फॉन्ट क्लियर दिखना बड़ा जरूरी है। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ये नियम लागू होंगे और साथ ही छोटी दुकान से कॉर्पोरेट ऑफिस तक ये नियम है। उसमें होटल, रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटल इस दायरे में आते हैं। अगर नियमों का उल्लंघन किया, यानी कि मराठी नाम पर जिस तरीके से नियमों के दिशा निर्देशों के अनुसार बताया गया उसके अनुसार अगर वे नहीं है तो फिर जुर्माना लगना तय है। इस समय हमारे संवाददाता शिशिर भी हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिशिर का रुख कर लेते हैं। शिशिर, आखिरकार इस तरीके की मराठी नामपट की जरूरत हर दुकान पर क्यों पड़ी मुंबई में, और अगर किसी ने इस नामपट को नहीं फॉलो किया, इन नियमों को नहीं अपनाया, तो फिर क्या उल्लंघन का जुर्माना जो है वो लगाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त अगर देखा जाए मुंबई की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में सरकार द्वारा पारित ये कानून है कि जो दुकानें हैं, जो शॉप्स है, जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है, वहाँ पर जो है मराठी मतलब देवनागरी लिपि में जो है उनके नाम लिखने होंगे, ये अनिवार्य होगा।
और इसके लिए एक कानून कायदा भी जो है महाराष्ट्र में किया गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, हालांकि कानून पारित होने के बाद भी कुछ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स जो है, कुछ दुकानें हैं, वो उस रूल को फॉलो नहीं कर रही थी। जाहिर सी बात है, तो ऐसे में सरकार जो है इस पर काफ़ी सख्त दिखाई दे रही है, क्योंकि ये मुद्दा अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियों का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम बात करें महाराष्ट्र निर्माण सेना की या फिर शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की, इन पार्टियों ने ये मुद्दा उठाया था। लेकिन जाहिर सी बात है, सरकार ने भी इस पर जो है आक्षेप लिया था। उसके बाद देखा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में इसके लिए कानून भी बनाया गया कि आपको अपनी दुकानों पर जो है इस प्रकार से बोर्ड लगाना अनिवार्य है। हालांकि इसके तहत अब जबकि कानून बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो है कुछ दुकानों पर जो है ये बोर्ड नहीं लगे अभी भी। चूंकि हम देखते हैं कि अंग्रेजी में जो है दुकानों के नाम लिखे जाते हैं, या फिर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में जो बोर्ड्स लगते हैं वो इंग्लिश में लिखे जाते हैं। तो इसको लेकर जो है सरकार ने आक्षेप जताया है, और तकरीबन सरकार ने पिछले 2 से 3 साल में तकरीबन 10 लाख से भी ज्यादा दुकानों का मुआयना किया है। हालांकि उसमें जो है कुछ हजार दुकानों पर जो है ये पाटियां नहीं लगी थी, ये साइन बोर्ड मराठी में नहीं लगे थे। तो ऐसे में तकरीबन 1,95,00,000 का जो जुर्माना है इन जो दुकानें या फिर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है उनसे वसूला गया है। और तकरीबन अगर देखा जाए तो कुछ जो शॉप्स है उन पर इस वक्त जो है उनने चूंकि अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था, उसके बाद जो है निर्णय जो है वो भी सरकार के पक्ष में लगा था। तो कुछ जो शॉप्स है उनके खिलाफ इस वक्त भी कार्रवाई जारी है। इस प्रकार का जो लिखित बयान है आज सदन में रखा गया, चूंकि सदन में मुद्दा जो उठाया गया था कि जिस प्रकार से सरकार मराठी को लेकर इतनी आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में ये जो प्रमुख मुद्दा था साइन बोर्ड्स का, उस पर सरकार का क्या रुख था। हालांकि सरकार ने इस पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि जिस प्रकार से कानून पारित है उस कानून के तहत ही जो है कार्रवाई की जाएगी, और उस कानून के तहत ये कार्रवाई की गई है। अभी भी कुछ ऐसी हालांकि जो शॉप्स है वहां पर ये पार्टियां नहीं लगी है, तो उस पर भी सरकार जो है कार्रवाई करेगी। और एक मुद्दा इसमें यह भी उठाया गया था कि क्या सरकार के पास इतना पर्याप्त बल है कि चूंकि इतने अधिकारी जो देख पाए कि क्या सही में ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। हालांकि इसके उत्तर में भी जो लिखित उत्तर जो सरकार द्वारा दिया गया है उसमें कहा गया है कि कुछ सीट्स जो अभी भी रिक्त है उसको भरने का काम सरकार का जारी है, और जैसे ही वो जगह भर जाती है तो ऐसे में आने वाले समय में जो है खास तौर पर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, जिस प्रकार से रूल बनाया गया है उस पर भी जो है खासा सरकार ध्यान देगी, और जल्द से जल्द जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स दुकानें होंगी, होटल्स होंगे, अगर मराठी बोर्ड नहीं लगाती तो उनके खिलाफ जो है जुर्माना आगे वसूल किया जा सकता है। जी बिल्कुल शिशिर, चलिए तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराष्ट्र सरकार का जो ये कानून है उसके तहत अगर ये नियमों का उल्लंघन हुआ तो जुर्माना तय है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबर, जहां ईरान और अमेरिका के बीच जो संघर्ष है फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। देखते रहिए आप न्यूज पंच। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम है नौसेना, हम है भारत के सारथी। जय भारती, हम है नौसेना, हम है भारत के सारथी, सारथी, सारथी। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज पंच, और अब अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जिसमें अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब महज कुछ ही दिन हुए और सीज फायर फिर से टूटता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बीते दिनों हुआ युद्ध विराम समझौता लग रहा है कि ज्यादा दिन टिक नहीं सका। अमेरिका ने ईरान पर अब हमलों का नया दौर शुरू कर दिया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में 3 तेल टैंकरों पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम खत्म करने का ऐलान भी कर दिया है। माना जा रहा है कि परमाणु कार्यक्रम, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बढ़ते मतभेदों ने एक बार फिर
दोनों देशों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो कैसे पश्चिम एशिया में एक बार फिर से जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है और अमेरिका ईरान एक बार फिर आमने सामने नजर आ रहे हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए कि एक तरफ आपको यूएस की ललकार नजर आ रही है, दूसरी तरफ ईरान का पलटवार नजर आ रहा है। ऐसे में दोनों तरफ से संघर्ष साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि यूएस ने कई तेल टैंकरों को यहाँ निशाना बनाया है, वहीं ईरान ने कुवैत और बहरीन में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उस पर हमले किए हैं। ऐसे में एक बार फिर से यहाँ जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है, भड़कती हुई नजर आ रही है और तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि आग एक बार फिर फैलती हुई नजर आ रही है। और तस्वीरें देखिए आप, बुशेहर, चाबहार, बंदर अब्बास यानी कि ईरान एक बार फिर से दहलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ अमेरिका ने कोई पुष्टि नहीं की है कि ये जो बमबारी हुई है वो अमेरिका ने की है, लेकिन ये जो बमबारी हुई है उसने एक बार फिर से जो युद्ध विराम है और उस पर एक बार फिर संशय लगा दिया है, फिर सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई जगहों पर बमबारी हुई है, कई जगहों पर धमाके सुनाई दिए हैं, तेज़ धमाकों की आवाज़, और एक बार फिर आग में दहलता ईरान इस समय नजर आ रहा है। तो यूएस स्ट्राइक से अहम पुल उड़ा है। ताकेह खान पुल को नुकसान हुआ है। उत्तर पूर्वी ईरान में मौजूद है ये पुल और गोलिस्तान प्रांत की महत्वपूर्ण रेल लाइन माना जाता है। व्यापार का एक अहम जरिया है। साथ ही आपको बता दें कि रूस चीन के साथ व्यापार का ये मुख्य मार्ग है। क्या इसके लिए इसको निशाना बनाया गया, ये बड़ा सवाल है। हॉर्मुज़ बंद होने के बाद यहीं से होती थी सप्लाई और तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान से होकर गुजरता था ये रास्ता। हमारे साथ चंद्रशेखर जोशी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। चंद्रशेखर, जिस तरह की स्थिति इस समय फिर से अमेरिका और ईरान के बीच दिखाई दे रही है और इजराइल ने भी ये कहा है कि बस अमेरिका की एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार है, अमेरिका की ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है, इजराइल भी तैयार बैठा है। ऐसे में क्या ये स्थिति ऐसी लग रही है, ना शांति है ना युद्ध है, क्योंकि एक तरफ युद्ध विराम और उसके बाद फिर से ये हमले। बिल्कुल, देखिए जो दोनों पक्षों के बीच में एक चंद्रशेखर, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन आपको बता दें यहाँ की एक बड़ी तस्वीर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर है। न्यूजीलैंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड पहुंचने की। ऑस्ट्रेलिया की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड पहुंचे हैं, जहां उनका बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल न्यूजीलैंड रहने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की विदेश यात्रा पर है और अपने अंतिम पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की यह यात्रा प्रधानमंत्री की बेहद आम और ख़ास मानी जा रही है, अहम और ख़ास मानी जा रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड में कई अहम समझौतों पर यहाँ मोहर लग सकती है। खासकर मुक्त व्यापार समझौता पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियां यहाँ पहले से ही कर ली गई हैं और बड़ी ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड में भी स्वागत किया जा रहा है। 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। इससे पहले 2 भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड गए थे, लेकिन 40 साल बाद यानी कि 4 दशक के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। बड़ी उम्मीद की जा रही है कि इस यात्रा से कई आयाम और भारत न्यूजीलैंड के रिश्तों को एक नई ऊंचाई मिलती हुई नजर आएगी। ऑकलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने खुद वहां पहुंचे एयरपोर्ट पर और प्रधानमंत्री के साथ हैंडशेक करके उन्होंने प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड में स्वागत किया। कई कार्यक्रम हैं जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करने वाले हैं न्यूजीलैंड के, साथ ही साथ द्विपक्षीय वार्ता पर भी सभी की नज़र है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत और न्यूजीलैंड अपने सहयोग को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, इस दोस्ती को नया आयाम देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक तो ये बात है कि 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये न्यूजीलैंड दौरा हो रहा है, तो कई उम्मीदें इस दौरे के साथ लगाई जा रही हैं। खासकर जो क्षेत्र जिन पर सभी की नज़र है, एविएशन सेक्टर एक बड़ा क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि भारत और ऑकलैंड के बीच अभी तक कोई सीधी फ्लाइट नहीं है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ इसको लेकर
कोई एक बड़ी घोषणा हो सकती है यूपीआई को लेकर, यानी कि आर्थिक साझेदारी भी यहाँ मजबूत होती हुई नजर आ सकती है। इसी के साथ कृषि जगत में भी कहा जा रहा है कि कई घोषणाएं यहाँ से होती हुई निकल सकती हैं। मुक्त व्यापार समझौते पर तो सभी की नज़र है ही, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के व्यापार की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में भारत और न्यूजीलैंड का व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में मुक्त व्यापार समझौते से दोनों तरफ के बाजार खुलेंगे, दोनों तरफ के बाजारों में अनेक संभावनाएं हैं, जिसको लेकर निवेश और व्यापार को एक नई दिशा यहाँ से मिलती हुई नजर आएगी। और कहा जा रहा है कि 100% टैरिफ फ्री उत्पाद हो जाएंगे और इससे जो भारत के बाजार को एक नया बूस्ट मिलेगा। आपको बता दें कि दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत इस समय बना हुआ है और लगातार दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में अनेक देशों के साथ ये जो साझेदारी है वो ये साफ तौर पर दर्शा रही है कि भारत अपने हितों को लेकर कितना गंभीर है, कितना प्रतिबद्ध है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले आपको बता दें कि अपने पहले पड़ाव में इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे थे। वहां भी प्रधानमंत्री का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ। कई बड़े समझौते वहां पर भी हुए, कई क्षेत्रों पर बात हुई, खासकर नए क्षेत्रों पर यहाँ बात होती हुई नजर आ रही है, जिसमें एआई एक बड़ा क्षेत्र है, तकनीक एक और क्षेत्र है जिस पर बात हो रही है, साइबर सिक्योरिटी को लेकर बात हो रही है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के साथ जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो ऑस्ट्रेलिया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत हुआ। वहां पर भी कई क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। खासकर जो क्षेत्र जिसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी हुई है उसमें स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी भी एक नया आयाम लेता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ बता दें कि आपको न्यूज़ पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।